नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं सुनील कुमार बात करूंगा कांग्रेस में नए फेरबदल की। हिमाचल के बाद हरियाणा में भी हो गया है, लेकिन हिमाचल ज़्यादा चर्चा में है और चुनाव प्रचार कमेटी के जिनको मुख्य तौर पर कार्यभार सौंपा गया है आने वाले चुनावों को लेकर, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुक्खू साहब, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। धन्यवाद। तो सुक्खू साहब, अब कार्यभार नया मिल गया हाईकमान की ओर से, पहले भी आप अध्यक्ष पद के पे रहे हैं, तो क्या कुछ रणनीति और रूपरेखा आने वाले दिनों को लेकर रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी रणनीति जो है हमारी जी वो चुनाव जीतने की है। जी और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का ये घोषणा हाई कमांड ने की है, उससे एक संदेश सब जगह गया है जी कि पार्टी मजबूती से और जो चुनौती उनके सामने है उसको बदलने के लिए अवसर की जो तलाश होगी उसको करेगी। नहीं, उसको तो आप करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो लगातार अब चर्चा में उठने लगी हैं। होली लॉज की बात की जाए या फिर कांग्रेस के पिछले आपके जो अब तक के कामकाज रहे हैं, प्रतिभा सिंह को नई जिम्मेदारी मिली है, लेकिन वीरभद्र सिंह के साथ आपके कुछ रिश्ते खटाहट वाले रहे हैं, बाली साहब के साथ अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में क्या एकजुटता देखने को मिलेगी या जो खींचतान की बातें चली रहती थी वही सब रहेगा? देखिए, एक तो आप अतीत की बातों को पीछे छोड़ दीजिए, जी वर्तमान की बात कीजिए। जी और हमारे वीरभद्र सिंह जी से भी अच्छे रिश्ते थे और बाली साहब से भी अच्छे रिश्ते थे। दोनों हमारे वरिष्ठ नेता थे और सम्मानित नेता थे। आज वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। राजनीति में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस एकजुटता से ही चुनाव लड़ी है। मतभेद कहीं भी हो सकते हैं। आज प्रतिभा सिंह जी को प्रदेश की जिम्मेवारी मिली है और मुझे प्रदेश के प्रचार की जिम्मेवारी मिली है। मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे नेता है, उनको विधानसभा के चुनाव की जिम्मेवारी, विधानसभा के प्रमुख नेता की जिम्मेवारी मिली है। तो हम तीनों लोग एकजुटता से और विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे नेता है एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का सामना करेंगे और जो लड़ाई हमारे सामने आने वाली है उसको हम युद्ध की तरह लड़ेंगे। चलो, युद्ध की वैसे रणनीति तो पंजाब में भी थी। माझा, मालवा, दोआबा 4 हिस्सों में बॉर्डर एरिया को भी देखा जाता है। वैसे ही कुछ स्थिति हिमाचल में भी देखी गई है। कांगड़ा को रखा गया, चंबा को रखा गया, नदौन आपके एरिया को रखा गया और साथ ही आपके सुजानपुर एरिया हमीरपुर को भी देखा गया है। तो ऐसे में जो आने वाले दिनों को लेकर रणनीति की चर्चा होती है, तो बैठक और मंथन कब शुरू करने वाले हैं आप? देखिए, बैठक और मंथन हमारा शुरू हो गया है। जी प्रतिभा सिंह जी से बात हो रही है, मुकेश अग्निहोत्री जी से बात हो रही है, अभी राम कुमार जी हमारे सोलन के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे बात हो रही है। जी जी सब चर्चाएं चल रही है और जो आंतरिक चर्चाएं होती है वो प्रेस के माध्यम से बाहर नहीं जग जाहिर की जाती है। आंतरिक चर्चाएं आंतरिक होती हैं, वो राजनीति की चर्चाएं होती है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक रोड मैप हम उनके सामने लाएंगे और सभी लोग, चाहे वो उसमें वर्किंग प्रेसिडेंट है, सभी लोग एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी की जो जन प्रशासन और जन विरोधी नीतियाँ उसका मुद्दा जनता की अदालत में उठाएंगे। चलो, मुद्दों पे मैं आऊँगा, लेकिन सुक्खू साहब, मोटे मोटे सवाल हैं कांग्रेस से जुड़े हुए। चुनाव प्रचार का जो आपको जिम्मेवारी मिली है, पहले वीरभद्र साहब को होती थी, तो ऐसे में क्या आस लगाए जा रहे हैं? जो आपको चाहने वाले हैं वो बातें कह रहे हैं, तो कहते हैं कि हिमाचल में जिसको कांग्रेस चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी देती है उसी को सीएम भी ऐलाना जाता है। तो क्या भविष्य में इस बात पर मोहर लगेगी जो आपके प्रशंसक हैं, या फिर अभी नाम जो है वो तय नहीं होगा? देखिए, इस बात का फैसला तो हाई कमांड करता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी करेंगे, श्री राहुल गांधी जी करेंगे और विधायक चुने हुए करेंगे। जी तो निश्चित तौर पर जब हमारी सरकार में उस संख्या बल आ जाएगा, उसके बाद ही इस बात को हमें सोचना चाहिए। मैं कह सकता हूँ अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग जो जितने भी लोग हैं विधायक बांटकर हाई कमांड के सामने अपना मत रखेंगे और जो हाई कमांड फैसला करता है उस पर सबको मोहर लगानी पड़ती है। तो अंदर खाते जो खींचतान की बातें थी उन पर अंकुश लगेगा या पंजाब जैसा हाल तो नहीं देखने को मिलेगा? देखो, हाई कमांड ने एक बहुत अच्छा फैसला किया। जी हाई कमांड ने मुझे और मुकेश अग्निहोत्री जी को 25 तारीख को सवेरे बुलाया जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी थे, राजीव शुक्ला जी थे। जी हम बैठे, उन्होंने चर्चा की भी आप दो हिमाचल प्रदेश के नेता हैं, हम दोनों कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमें सजेशन दिए। उन्होंने बोला कि हम आपको पीसीसी प्रेसिडेंट बना देते हैं जी कि तो आपको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये शर्त अगर आप 1 साल पहले लगा देते तो प्रदेश अध्यक्ष की दौर में कोई भी नहीं होगा। तो मैं तो उसी समय मना कर गया कि मैं तो पीसीसी अध्यक्ष
जो हूँ वो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मैं इस रेस में नहीं हूँ। मुकेश अग्निहोत्री जी ने थोड़ा समय लिया, शाम को 4:30 बजे उन्होंने कहा और शाम को 7 बजे उन्होंने कहा कि मैंने भी अध्यक्ष नहीं बनना, मैंने भी चुनाव लड़ना है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय पूरे प्रदेशों में लागू करती है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका फ़ायदा पार्टी को होगा। और मुझे इसमें हम सब लोगों को पार्टी को फ़ायदा दिखा और 26 तारीख को हमने प्रतिभा सिंह जी के बारे में उन्होंने चर्चा की और हमने उसमें हाँ कर दी। नहीं, तो अब आपने कहा कि चुनाव आप लड़ेंगे, तो जो उपचुनाव में देखने को मिला या कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उसमें देखने को मिला, तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी लगाए गए हैं। तो ऐसे में विरोधी पार्टियों को आप चारों खाने चित दोबारा से करेंगे जैसे उपचुनाव में किया? हाँ, ये ठीक है कि हिमाचल कांग्रेस के इतिहास में 4 कार्यकारी अध्यक्ष पहली बार लगे हैं जी। और उसमें वरिष्ठ नेता लगे हैं। हर्ष महाजन जी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था। और हमारे पवन काजल जी ओबीसी के बहुत बड़ा नेता है। हमारे राजेंद्र राणा जी जो धूमल साहब को हरा के चुनाव जीते हैं। विनय जी हमारे शेड्यूल कास्ट के हमारे नेता है। और हमारे हर्षवर्धन चौहान जी जो 5 बार के विधायक हैं, उनकी छवि बड़ी ईमानदार है, वो हमारे डिप्टी CLP बने हैं। तो सभी को जिम्मेवारी दी गई है। ये ठीक है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुलदीप सिंह राठौर जी थे, उनके साथ कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं था, कौल सिंह जी थे, मैं थे, कोई नहीं था, वीरभद्र सिंह जी थे, कोई नहीं होता था। पहली बार ये 4 वर्किंग प्रेसिडेंट लगे। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और जो मेरिट पर जो जहाँ आता था उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। कोई लाग लपट नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। हाईकमांड ने बहुत सोच समझ कर अच्छा फैसला किया। नहीं, आप अब एक और बड़ा सवाल उठ रहा है युवाओं को लेकर। आप सारे वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी अनुभव है, NSUI की बात कर लूँ, यूथ कांग्रेस की बात कर लूँ, आप भी लगातार देख रहे हैं बदलते राजनीति के परिदृश्य को। तो ऐसे में क्या नौजवानों को आगे मौका नहीं देना चाहिए? क्योंकि मनीष ठाकुर आपको छोड़ के गए, उन्होंने बड़े गंभीर इल्ज़ाम लगा दिए। देखिए, मनीष जी का केस कुछ और अलग है, संगठन से निकले हुए थे, हमें उनका एक दुख है। लेकिन वो उनकी जो विधानसभा क्षेत्र थी रोडू, वो रिजर्व थी। उनका थोड़ा सा दुख ये है कि वो हमारे पोंटा साहब से टिकट मांगते थे और उन्हें ये आशा नहीं बंधी कि मुझे पोंटा साहब से टिकट मिलेगा। वो जल्दबाजी में गए हैं। मेरा ये मानना है कि जो युवा स्वच्छ छवि के होंगे, जिनमें सेवा भाव होगा, जो प्रदेश की राजनीति में गरीब का दर्द सुनेंगे, किसान का दर्द सुनेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, युवा बेरोजगारों को ठीक ढंग से गाइड करेंगे, ऐसे युवाओं को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। उनको टिकट देने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपके सामने दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उस कमेटी का वो हूँ। तो निश्चित तौर पर हम अच्छी सभी के संगठन से जुड़े हुए और ईमानदार लोगों को टिकट देंगे। अच्छा, इस बार तीसरे विकल्प की बात भी चल रही है सुक्खू साहब। भाजपा कहती है हम मिशन यू टर्न लेके चल रहे हैं, शिखर की ओर हिमाचल है, दिल्ली दौरे पर लगातार हिमाचल के CM कहते हैं कुछ ना कुछ लेके आएंगे। 4.5 साल हो गए। आपके नेता राजेंद्र राणा ने भी आज ही मेरे से कहा कि 4.5 साल में कुछ नहीं किया, अब 6 महीने में क्या लेके आएंगे। तो ऐसे में तीसरा विकल्प भी आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी कहती है हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब लड़ाई किस तरीके से होगी राजनीतिक तौर पर? देखिए, तीसरा विकल्प जब भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव आता है हमेशा से रहा है। तीसरा विकल्प पहली बार नहीं आ रहा। 2003 में भी था, 2007 में भी था, 2012 में भी था, 2017 में भी है, 2022 में भी होगा। मोर्चे के रूप में आता है, आम आदमी पार्टी के रूप में आता है। और ये लोकतंत्र में अच्छी बात है कि तीसरे विकल्प के रूप में कोई तीसरी पार्टी आ रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन तीसरे विकल्प का रास्ता लंबा है। अभी उनके रास्ते को उन्होंने तय करना है। उसके बाद हिमाचल की जनता उनके बारे में विचार विमर्श करेगी और अगर अच्छा होगा तीसरा का रास्ता। अब उन्होंने किया तो कुछ नहीं है। इस देश को बनाया कांग्रेस ने है। इस देश में बांध संस्थान सब कुछ कांग्रेस ने बनाए। मोदी जी ने बेचने का काम करना है और केजरीवाल जी ने मुफ्त में बांटने का काम करना है। तो उन्होंने तो बांटना ही है ना। तो बांट के श्रीलंका जैसे हाल तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, बांट के तो वो उनसे पूछिए कि क्या किस तरह बांट रहे हो, पंजाब में बांट रहे हो। बांटना ठीक नहीं है, स्वावलंबी बनाना ठीक है। हमें हिमाचल की जनता को सामर्थ्य बनाना है। उन्हें सिखाना है कि हम सामर्थ्य है, हम सरकार की बेड़ियों पर भिखमंगे नहीं है। हम ऐसी योजना लेकर आएंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और मजबूत हो और ग्रामीण आदमी सरकारी नौकरी की जगह रोजगार बोले कि ये रोजगार है।
नहीं, वो जहाँ पे भी जाते हैं केजरीवाल साहब की आप बात करते हैं, कहते हैं दिल्ली मॉडल लेके जाएंगे, पंजाब मॉडल अप्लाई करेंगे। हालांकि धौलाधार की पहाड़ियों में ऐसा मॉडल चलना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, लेकिन जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी गई या बीजेपी की सरकार बनी, पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्य हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी जो है हावी पड़ती दिखी। तो ऐसा ना हो कि कहीं भविष्य में ऐसा कुछ हिमाचल में देखने को मिले, या जैसे लीडर छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ कोई मॉडल नहीं चलेगा, जी। यहाँ कांग्रेस का बेस्ट मॉडल चलेगा, जिसने इस प्रदेश को देवभूमि से शांति प्रदेश और विकास का पूरा प्रदेश बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में हम दूसरे नंबर पर है कांग्रेस के, सड़क के क्षेत्र में हम दूसरे नंबर पर है, हर गांव के दरवाजे तक सड़क पहुंची है, हर घर तक नल तक पानी पहुंचा है। तो ये चीज़ें मॉडल की बात नहीं है, हम मॉडल बनाकर कोई पेश नहीं करना चाहते। जी। हम उस गांव के व्यक्ति को, उस 11 लाख रोजगारों को रोजगार का रास्ता दिखाना चाहते हैं। हम सरकारी कर्मचारी जिन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके दर्द की आवाज़ को हम सुनते हैं और उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में लागू कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, राजस्थान में लागू कर दिया और हिमाचल प्रदेश में भी हम लागू करेंगे। और ग्रामीण और दुग्ध उत्पादकों के लिए हम एक नीति लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में पूरी चर्चा हो रही है। हमारी वरिष्ठ नेता मुकेश अग्निहोत्री जी से बात हुई है और विधायकों से, वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है। सब प्रकार की नीति लेके आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मैडम प्रतिभा सिंह जी के साथ भी हम बैठकर डिस्कस करेंगे और एक अच्छा घोषणा पत्र हम आने वाले समय में लेकर आएंगे। चलो, घोषणा पत्र की बात आई तो निगम चुनाव भी मुझे याद आ गए। तो निगम चुनावों को लेकर यूथ कांग्रेस ने पिछले कल प्रदर्शन किया बाल्टियां खाली लेकर। तो ऐसे में क्या अब के मसले रहेंगे? क्योंकि पानी का मसला, बिजली का मसला, पार्किंग का मसला, ये तो रहते हैं। तो आप जाके निगम चुनाव में कैसे वोट मांगेंगे? देखिए, आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस शिमला शहर के लोगों को गंदा पानी पिलवाया, जिससे शिमला शहर के लोगों को जॉन्डिस हुआ और कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस मुद्दे को हम जनता की अदालत में, नगर निगम चुनाव में उठाएंगे। टैक्स के मुद्दे हैं, नगर निगम की अदालत में हम उठाएंगे। कई मुद्दे हैं, अभी निगम चुनाव की घोषणा होने दीजिए। निगम चुनाव, हमारे पास अभी निगम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार हम निगम चुनाव जीते तो हम विधानसभा चुनाव नहीं जीते। अगर हमने पिछली बार चुनाव नगर निगम का हारा तो हमने विधानसभा का चुनाव नहीं हम जीते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम निगम चुनावों में जनता को जो दुख है, जो दर्द है, उसको जनता की अदालत में ले जाएंगे और लोगों को याद करवाएंगे। और दूसरी ओर अब आता हूँ मुद्दों पे। एक लगातार रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल लगातार ऊपर था, लेकिन पुलिस का भर्ती घोटाला सामने आया, उसके बाद और भी कई घोटाले सामने आए। अब एक और नया JOAI का घोटाला सामने आया है। तो इसको लेकर विपक्ष क्या रूपरेखा अपनाएगा? कैसे इंसाफ की मांग करेगा, या ऐसे ही घोटाले पर घोटाले होते रहेंगे? जब आप ही खुद कह रहे हैं पत्रकार बंधु के घोटाले पर घोटाले है, क्योंकि लगातार हमने तो देखा ही है, 2007 से 12 में देखा। तो सरकार की नाकामी आपके सामने है। तो जिस सरकार को ये घोटाले पर घोटाले ही चले आ रहे हैं और फिर भी समझ नहीं आ रही, तो क्या हिमाचल की जनता उनको वोट देगी? क्यों वोट देगी उनको? जिस सरकार में काम करने की क्षमता कमज़ोर हो चुकी है, जो सरकार केंद्र के इशारे पर चलती है, जिस सरकार में नड्डा जी का प्रकोप पूरी तरह रहता है, 2 पावर सेंटर बने हुए शिमला और दिल्ली, तो कौन देगा उनको वोट? निश्चित तौर पर कोई वोट नहीं देगा। और ये लोग इस चीज़ को समझे। ये तो सिर्फ एक स्टैंडिंग नारा पकड़ा है, कांग्रेस पार्टी टूटी हुई है, कांग्रेस पार्टी में बिखरा हुआ है। अपनी पार्टी को तो देखते नहीं है। यही नारा करके ये 3 विधानसभा की सीटें हार गए, लोकसभा की सीट हार गए। हम इकट्ठे हैं। हमारे को इकट्ठा कौन करती है? कांग्रेस की विचारधारा और हाथ का निशान। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हाथ का निशान जिसके पास है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन आपकी सरकार थी, उसके बाद अभी जयराम सरकार है, और 5-6 महीने में जनता तय कर देगी भविष्य में किसकी सरकार होगी, या रोटेशन सिस्टम जो चला आ रहा है एक इतिहास के तौर पर। लेकिन कर्ज पे क्या सरकार चलेगी? लगातार कर्ज पे कर्ज। तो इसके लिए क्या रूपरेखा आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि जो जयराम साहब हैं वो लगातार दिल्ली के दौरे पर हैं। तो ऐसे में क्या जो 4-5 महीने रह गए हैं, कोई स्पेशल पैकेज आएगा? अब ये पैकेज तो डबल इंजन की सरकार ही बता सकती है। हिमाचल के प्रत्येक नागरिक पर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए का कर्जा है 70 लाख लोगों पर।
फिर शिखर की ओर नहीं, फिर शिखर की ओर हिमाचल कैसे हुआ? आने वाले समय में 1 लाख रुपया कर्जा पैदा होने वाले बच्चे पर 1 साल तक जो बच्चा पैदा होगा। शिखर पर कैसे वो कांग्रेस पार्टी की नीति थी। कर्ज के बोझ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2000 तक कोई कर्ज नहीं था, उसके बाद कर्ज का बोझ डरते चढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। अब हम नीति लेकर आएंगे कर्ज को कैसे कम करना है। हम हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए रोजगार लेके आएंगे, हम किसानों के लिए सम्मान लेके आएंगे, महिलाओं के लिए सम्मान लेके आएंगे, युवाओं के लिए रोजगार लेके आएंगे। सोच चाहिए, दूरदर्शी नीति चाहिए, मॉडल नहीं चाहिए। मॉडल करने हो तो बथेरे जनता को लुभावने वाले मॉडल दे दिए जाते। हम सोच भी लाएंगे, सेवा भाव भी लाएंगे और राजनीति में किस प्रकार से कार्य किया जाता वो भी लाएंगे। चलो, आपने किसानों की बात की तो मुझे बागवानों की बात भी याद आ गई। तो बागवानों के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि बागवानों के हक में होता है, किसानों का प्रदर्शन चला दिल्ली के बॉर्डरों पर, लेकिन बागवान भी थोड़े से आगे आए तो उनकी जो जैसे हिमपात होता है या उनकी और मौसमी समस्याएं हैं, उनका कैसे आप समाधान करेंगे? देखिए, किसान का मतलब है उसमें बागवान भी आ गए, दुग्ध उत्पादक भी आ गए, पशुपालक भी आ गए, को रिलेटेड है ये। सब किसान बागवान हमारे भाई है। किसान बागवानों से पूछकर ही हम कोई नीति लाएंगे, क्योंकि वो खेत में काम करते हैं, वो बागवान बगीचों में काम करते हैं। तो उनको खींच के नीति लाएंगे और समय आने पर उस नीति का खुलासा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, सुक्खू साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।